हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान की लगातार कक्षाएं चल रही हैं और अभिप्रेरणा टॉपिक चल रहा है। अभिप्रेरणा टॉपिक का जो सब टॉपिक है, आज हम लेंगे अभिप्रेरक। मनोविज्ञान के अंदर अभिप्रेरणा टॉपिक से ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभिप्रेरकों से पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं अपन अभिप्रेरक या मोटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, वह शक्ति, तत्व तथा मूलभूत आधार, पावर है। मोटिव्स क्या होता है? एक पावर होता है, एक एलिमेंट होता है जिसके आधार पर व्यक्ति का व्यवहार संचालित होता है, उसे अभिप्रेरक कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने वाले तत्वों को अभिप्रेरक कहा जाता है। डायरेक्ट डेफिनेशन है। अभिप्रेरक जो शब्द है वो एक व्यापक शब्द है, मोटिव जो शब्द है व्यापक शब्द है। वुडवर्थ ने इसकी व्याख्या की थी। इसमें मुख्य रूप से आवश्यकता, चालक और उद्दीपन, ये तीन तत्व विद्यमान रहते हैं। आवश्यकता, चालक को अंतर्नोद भी कहते हैं या ड्राइव कहते हैं। उद्दीपन या लक्ष्य, इसको इंसेंटिव कहते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो चक्र था उसमें आपने देखा होगा, ये अभिप्रेरणा के चक्र के अंदर ये टॉपिक आते हैं। तो ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण, तीन चीज़ें शामिल होती हैं किसके अंदर? मोटिव्स के अंदर। वुडवर्थ के अनुसार, देखो वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है अभिप्रेरक की। प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की आपूर्ति के लिए व्यवहार को स्पष्ट करता है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवहार जो किया जाता है वो व्यक्ति का मोटिव कहलाता है। गेट्स ने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स, जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती। कोई भी व्यक्ति कोई एक विशेष कार्य क्यों कर रहा है वह मोटिव डिसाइड करता है उसका। तो बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है दोनों में ही। अब देखिए अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थॉमसन ने दो प्रकार, देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। कौन सा वाला? अभिप्रेरकों की वर्गीकरण से गेट्स के अनुसार वर्गीकरण पूछे हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो डायरेक्ट उन्होंने ये पूछा था गेट्स के अनुसार कितने प्रकार के अभिप्रेरक पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये थॉमसन का पूछ सकता है, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। तो थॉमसन ने दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक अभिप्रेरक वे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, खेलना, सुख प्राप्त करना इत्यादि। ये सारी की सारी ऐसे मोटिव्स हैं जो, जैसे आप भूख लगती है तो सबसे पहले आपकी प्राइमरी नीड क्या है कि भूख को शांत करना, और किसी भी काम के अंदर आपको मन नहीं लगा। जैसे आप कोचिंग में जाते हैं तो शुरू की 1-2 क्लासों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के अंदर आते आते आप कहते हो सर भूख लगने लग गई। तो आपका प्राइमरी मोटिव क्या हो गया? भूख। जैसे आप प्यास है तो प्यासे नहीं रह सकते, वो आपके व्यवहार को प्रभावित भी करता है और चालित भी करता है। तो ऐसे जो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अभिप्रेरक कहते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक क्या कहते हैं? वे अभिप्रेरक, देखो इनको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, केवल इतनी सी चीज नहीं है प्राकृतिक अभिप्रेरकों में, और भी चीजें हैं लेकिन वो आगे चल के अपन देखेंगे। ये एक मोटा तौर पर वर्गीकरण है। कृत्रिम अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जो अर्जित किए जाते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि, मान्यता, सुरक्षा इत्यादि। गेरट के अनुसार 3 प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। 3 प्रकार इन्होंने बताए। पहला जैविक अभिप्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरे सामाजिक। इनको याद रखना आपको। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, 3 प्रकार के गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक होते हैं। जैविक अभिप्रेरक वे होते हैं जो प्राणी की जैविक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वो क्या? वही जैविक, भूख, प्यास, नींद। मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिन अभिप्रेरकों को, अब जैसे प्रेम हुआ, आनंद हुआ, सुख हुआ, तो ये मेंटेलिटी को प्रभावित करते हैं।
उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक वे जो सामाजिक मान्यताओं, परिस्थितियों, आदर्शों इत्यादि के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे प्रतिष्ठा, संग्रहशीलता, प्रभुत्व जमाना, सामाजिकता, पुष्टिकरण, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? सामाजिक अभिप्रेरक हैं। ये सामाजिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के अनुसार भी दो प्रकार के अभिप्रेरक पाए जाते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, सर्दी, गर्मी या ताप अनुभव, काम। और अर्जित अभिप्रेरक, इनको एक्वायर्ड मोटिव्स कहते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना, ये प्रश्न आ सकता है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार कितने प्रकार के अभिप्रेरक पाए जाते हैं? मैस्लो के अनुसार इसलिए क्योंकि मैस्लो ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता वाला पंचपदीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, इसलिए मैस्लो जी ने अभिप्रेरणा पर कार्य भी किया था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार दो प्रकार के अभिप्रेरक पाए जाते हैं। कौन कौन से? जन्मजात और अर्जित। इनको बायोलॉजिकल या इनेट मोटिव कहते हैं। ये शब्द आएगा आपके जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में। कौन सा है निम्न में से? तो भूख, प्यास, नींद, विश्राम, सर्दी, गर्मी और काम। और अर्जित अभिप्रेरक कौन कौन से? सम्मान, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव, जीवन लक्ष्य, ये सारे के सारे अर्जित हैं। आप जब जन्म लेते हैं तो आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन बाद में आप अनुभव द्वारा, अर्जित अभिप्रेरकों के द्वारा जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बना लेते हैं। चौथा जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किया है सेफर ने। सेफर के अनुसार चार प्रकार के अभिप्रेरक पाए जाते हैं। प्रभुत्व अभिप्रेरक अर्थात डोमिनेंस मोटिव्स, जिसको कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हो। पुष्टिकरण अभिप्रेरक, जिसको कंफर्मेशन मोटिव्स कहते हैं। पुष्टिकरण का मतलब किसी भी चीज को घटित होने का सर्टिफिकेशन करना। आदत अभिप्रेरक, जिसको हैबिट मोटिव कहते हैं। हैबिट मोटिव का मतलब ये हो गया कि आप अपनी आदतों के अनुसार भी अपने व्यवहार को चलाते हैं। चौथा है आपका संवेग अभिप्रेरक, जिसको इमोशन मोटिव्स भी कहते हैं। इमोशंस के कारण भी व्यक्ति संचालित होता है, उसका व्यवहार संचालित होता है। अब देखिए, अब आता है मेन आज का जो टॉपिक है वो अब आता है। मोटे तौर पर अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जैविक और मनोसामाजिक। इसको बायोलॉजिकल मोटिव और साइकोसोशल। मनोसामाजिक अभिप्रेरक का अंग्रेजी क्या होगा? साइकोसोशल। मनोवैज्ञानिक नहीं है ये, मनोसामाजिक है। साइकोसोशल मोटिव और बायोलॉजिकल मोटिव। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जैविक मोटिव क्या होंगे? वे मोटिव जो शरीर के लिए जरूरी हो। तो देखिए, इन अभिप्रेरकों को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं। कौन से अभिप्रेरकों को? जैविक अभिप्रेरकों को, क्योंकि इनका संचालन मुख्य रूप से शरीर क्रिया के तंत्र पर निर्भर करता है। अपने बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके कारण से इनका अभिप्रेरकों की उत्पत्ति होती है। ये अभिप्रेरक व्यक्ति के जन्म से ही मौजूद रहते हैं, इसको मोस्ट लगा लेना। ये अभिप्रेरक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े रहते हैं। इन अभिप्रेरकों के अभाव में व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं होता, इसको मोस्ट लगा लेना। वैसे तो सारी चीजें मोस्ट हैं। ये अभिप्रेरक व्यक्ति शरीर के अंदर एक संतुलित अवस्था को बनाए रखते हैं, जिसे हम समस्थिति या होमियोस्टेटिस कहते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर होमियोस्टेटिस क्या होती है ये बताया था। किसी भी चीज की शरीर के अंदर कोई कमी हो जाती है तो अपने अंदर उद्वेलन या चालन उत्पन्न हो जाता है, फिर अपन उसको खोजते हैं, प्राप्त करते हैं और फिर वापस से उसकी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। संतुष्टि के बाद में धीरे धीरे वो चीज़ कम हो जाती है, फिर वापस से उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये चाहे साइकिल के अंदर चलता रहता है, तो उसे होमियोस्टेटिस कहते हैं, संतुलित अवस्था को। ये तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, हाइपोथैलेमस इत्यादि पर, हाइपोथैलेमस अपने मस्तिष्क के भाग होते हैं, तो दिमाग के मस्तिष्क के ऊपर या हार्मोन्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। कौन? जैविक अभिप्रेरक। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत भी आता है आपके। मूल प्रवृत्ति को कहते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट को क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर? इंस्टिंक्ट को हिंदी के अंदर मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो मैंने जब आपको संवेग पढ़ाए थे उस समय भी मैंने मूल प्रवृत्ति के बारे में आपको बताया था। कुछ एक चीज़ें और बता देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अभिप्रेरणा की सबसे पुरानी व्याख्या मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय पर आधारित है। सबसे पहले जो अभिप्रेरणा की व्याख्या की गई थी मूल प्रवृत्ति वाले सिद्धांतों पर की गई थी। मूल प्रवृत्ति उन सहज व्यवहारों, इनबोर्न पैटर्न,
इनबोर्न पैटर्न होते हैं। इनबोर्न का मतलब जन्म से ही। तो मूल प्रवृत्ति उन सहज व्यवहारों के प्रतिरूप को सूचित करता है जिनका निर्धारण जैविक कारकों से होता है। अर्थात जो बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण से सूचना मिलती है उनको सहज व्यवहार कहते हैं। ये सीखे हुए नहीं होते, मूल प्रवृत्तियां सीखी नहीं जाती, ये होती हैं। कुछ सामान्य मूल प्रवृत्तियां जैसे जिज्ञासा, पलायन, प्रतिकर्षण, प्रजनन, पैतृक देखभाल इत्यादि मूल प्रवृत्तियां ऐसी अंतर्जात या सहज प्रवृत्तियां हैं जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो एक जो प्रजाति होती है, नस्ल होती है, उसके सभी के सभी से, जैसे गाय जितनी भी हैं उन सब के अंदर गायों की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, गधों के अंदर गधों की, मनुष्यों के अंदर मनुष्यों की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ये व्यवहार के पूर्व निर्धारित तरीकों से निर्दिष्ट होती हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति किस सिचुएशन में क्या करेगा वो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे डर लगने पर भागेगा, तो ये पूर्व निर्दिष्ट तरीका हो गया, पहले से ही निर्दिष्ट किया हुआ तरीका हो गया। मूल प्रवृत्ति कुछ कार्य करने की अंतः प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। अंतः प्रेरणा का मतलब अंदर की जो प्रेरणा होती है, कोई भी कार्य करते हैं तो अंदर से वो चीज क्यों करते हैं अपन। मूल प्रवृत्ति एक बल या आवेग होता है, इसको मोस्ट लगा लेना, जो प्राणी को कुछ ऐसी क्रिया करने के लिए चालित करता है जो उसे बल या आवेग को कम कर सके। आदमी के अंदर एक बल या आवेग उठता है और वो कुछ कार्य करने लग जाता है, क्या करने के लिए, उस आवेग को कम करने के लिए, उफान को कम करने के लिए। ये मूल प्रवृत्ति होती है। इस उपागम द्वारा जिन मूल जैविक आवश्यकताओं की व्याख्या की गई है वो ये हैं। 5 तो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, और 3 आवश्यकताएं और होती हैं जैविक आवश्यकताएं, जिनको जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के आधार पर ये मुख्य जैविक अभिप्रेरक बताए गए हैं। कौन कौन से, प्रश्न भी आ सकता है आपके ये, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र का त्याग करना, ये 5 तो हैं प्राइमरी, और कुछ एक सेकेंडरी होते हैं जैसे ताप का नियमन करना। आपको सर्दी लगती है तो आपके अंदर आप कुछ ना कुछ चीज़ों को ओढ़ते हैं, आपको गर्मी लगती है तो आपका बॉडी के अंदर पसीना आ जाता है, ताप नियमन चलता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। दर्द का परिहार करना मतलब जैसे आपको कोई दर्द हो रहा है तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं आप, पेन अवॉइडेंस कहते हैं इसको टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन, तो ये सांस के बिना भी आप नहीं रह सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि सेकेंडरी हैं। अब ये जो प्रश्न है ये मोस्ट है, ये आपकी ज़्यादातर गाइड बुक में नहीं दे रखा है लेकिन आ सकता है ऐसे प्रश्न। मनोवैज्ञानिक शरीफ ने जैविक अभिप्रेरकों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषता बताई हैं, ये मोस्ट है। इसके अंदर प्रश्न कैसे आएगा, जैविक अभिप्रेरकों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये 3-4 जो बता रखी है वो तो हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो वह अभिप्रेरक जिसकी अभिव्यक्ति एक प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता से होती है वो जैविक अभिप्रेरक कहलाता है। अर्थात सबके सब मनुष्यों के अंदर कोई प्रवृत्ति पाई जाती है तो वो अभिप्रेरक है, वो कौन सा अभिप्रेरक माना जाएगा, जैविक अभिप्रेरक। बी, वह अभिप्रेरक जो प्राणी की जैविक मांग अर्थात क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। वो अभिप्रेरक जो प्राणी की जैविक मांग, बायोलॉजिकल जो डिमांड है उसके संतुलन के प्रति कोई रिएक्शन देता है, उसकी बैलेंसिंग के अंदर रिएक्शन देता है, वो जैविक अभिप्रेरक कहलाता है। वह अभिप्रेरक जो अर्जित नहीं हो अर्थात इनबोर्न हो और जैविक मांग तथा क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से व्यक्ति में एक उत्तेजित अवस्था उत्पन्न होती है। अर्थात जैविक अभिप्रेरक वो अभिप्रेरक होता है जो उत्तेजना उत्पन्न कर देता है व्यक्ति के अंदर। अब देखिए अपन जो जैविक अभिप्रेरक उनमें से जो मोस्ट है उनको पढ़ते हैं और केवल वो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उनको अपन देखेंगे। सबसे पहला है भूख, जिसको हंगर कहते हैं। भूख एक जैविक अभिप्रेरक होता है। जब हमारा आमाशय खाली रहता है तो उसमें संकुचन होता है, संकुचन होने पर व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत कहा था। कौन से सिद्धांत को? इसको, आमाशय खाली होने के बाद में संकुचन होने को।
भूख मुख्य रूप से मस्तिष्क के दो क्षेत्रों से प्रभावित होती है। पहला है लेटरल हाइपोथैलेमस, दूसरा है वेट्रोमेट्रियल हाइपोथैलेमस। लेटरल वाला तो भूख को उत्पन्न करता है, वेट्रोमेट्रियल ये कहता है कि हाँ अब आप धापके हैं, अब आप संतुष्ट हो चुके हैं, आपका पेट भर चुका है। तो देखिए लेटरल फीडिंग केंद्र का कार्य करता है और उत्तेजना उत्पन्न करता है। दूसरा तुष्टि केंद्र के रूप में कार्य करता है, इसके कारण व्यक्ति भोजन करना बंद कर देता है। देखिए व्यक्ति के शरीर में जब शुगर की मात्रा में कमी हो जाती है तो वह भूख का अनुभव करता है। केनन का मैं बता चुका हूँ होम्योस्टेटिस के बारे में, पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था। केनन और बासबर्न ने इस पर अध्ययन किया है, इनको मोस्ट लगा लेना, ये प्रश्न आ सकता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की भूख संबंधी विकृतियां पाई जाती है, कौन कौन सी? पहली है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरी है बुलिमिया नर्वोसा। ये दोनों की दोनों ही चीज़ें हैं, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं अपन किशोर अवस्था वाले टॉपिक के अंदर। आप पिछला वीडियो है किशोर अवस्था वाला विकास के अंदर, 5वां या चौथा ही वीडियो था आपका किशोर अवस्था वाला, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये दोनों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में प्रश्न पूछ चुका आपके एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर प्रश्न पूछ चुका है भाई, ये तो याद रखना। अब दूसरा जो अभिप्रेरक आता है वो आता है प्यास, जिसको थ्रस्ट भी बोलते हैं। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है। जब कई घंटों तक पानी नहीं मिलता तो प्यास का अनुभव होता है। प्यास की व्याख्या करने के लिए डबल डिप्लेक्शन सिद्धांत, डबल डिप्लेक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किया है। निम्न में से किस अभिप्रेरक में डबल डिप्लेक्शन थ्योरी का सिद्धांत लागू होता है? तो उसको याद रखना, प्यास के अंदर वो लागू होगा, तो इसको मोस्ट लगा लेना। देखो डबल डिप्लेक्शन सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि शरीर के अंदर दो क्रियाओं के कारण से, पहली और दूसरी ये दो क्रियाएं, इनके कारण से पानी की कमी होती है या प्यास का अनुभव होता है। या तो कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, या फिर रक्त की मात्रा में कमी। बॉडी के अंदर अगर ब्लड कम हो गया तो ब्लड कम होने पर भी प्यास का अनुभव लगता है और आप पानी पीने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र को ओस्मोरिसेप्टर या नमक रिसेप्टर उत्तेजित होकर शरीर में पानी की कमी की सूचना देता है। यदि डिहाइड्रेशन हो गया है आपके तो नमक रिसेप्टर उत्तेजित एक्साइट होकर शरीर में पानी की कमी की सूचना देगा और प्यास लगेगी। आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पी लेंगे, डबल डिप्लेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरी इसी थ्योरी के अंदर आता है, पानी की कमी के बाद रक्तचाप में कमी होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए हृदय एवं वृक्क से निकलने वाला रेनिन हार्मोन रिलीज करता है कौन? वृक्क, आपकी किडनी। वो खून में मिलकर एनगियोटेनिसिन को मोस्ट लगा लेना। रक्त में मिलकर कौन मिलकर? रेनिन मिलकर एनगियोटेनिसिन बनाता है, जो व्यक्ति को प्यास का अनुभव करवाता है। एनगियोटेनिसिन के कारण से आप प्यास का अनुभव करते हैं। अगर ये नहीं बनेगा तो आप प्यास से भी नहीं मरेंगे। तीसरा जो आता है वो आता है यौन अभिप्रेरक, जिसको सेक्स मोटिव कहते हैं। यौन अभिप्रेरक एक तीसरा प्रमुख अभिप्रेरक जैविक अभिप्रेरक है। इसे अंशतः जैविक और अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। इसको मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक अंशतः जैविक और अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है? तो उसको आप आंसर लगाना है यौन अभिप्रेरक। यह दैविक अवस्थाओं पर आधारित होते हैं तथा यह व्यक्ति के सांवेगिक पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक व्यक्ति के सामाजिक पहलू से सांवेगिक पहलू से संबंधित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा यौन अभिप्रेरक। इसको भी मोस्ट लगा लेना। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपेंगे एग्जाम के अंदर, इसलिए इसे जैव सामाजिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। इसको भी आप मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक जैव सामाजिक अभिप्रेरक भी कहलाता है? अब देखिए जो यौन अभिप्रेरक है ये अन्य जैविक अभिप्रेरकों से थोड़ा अलग माना जाता है। ये क्यों अलग माना जाता है? इसके कुछ कारण हैं, तो ये कारण यहाँ पे दे रखे हैं। यौन क्रिया एक व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं, इसको मोस्ट लगा लेना। जैसे भोजन के बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन यौन क्रिया बिना किए भी रह सकते हैं, तो इसलिए ये उससे डिफरेंट हो गया। यौन क्रिया का लक्ष्य सम स्थिति बनाना नहीं होता है, अर्थात यौन क्रिया के बाद में कोई भी सम स्थिति होम्योस्टेटिस की प्राप्ति नहीं होती है।
जैसे भोजन करने के बाद में होम्योस्टेटिक्स की प्राप्ति होती थी, वैसी इसके अंदर नहीं होती है। यह जन्म से नहीं होकर आयु के साथ विकसित होता है। जैसे एक छोटा शिशु है, उसको भी भूख लगती है, लेकिन यौन क्रिया के लिए वो विकसित नहीं होता है। ये तो आयु के बाद में जाकर विकसित होती है, किशोरावस्था के अंदर। तो ये तीन चीजों के अंदर जो यौन अभिप्रेरक है वो किससे अलग हो गया? अन्य जैविक अभिप्रेरकों से अलग हो गया है। अब देखिए, बहुत से शरीर क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि काम इच्छा हमारे शरीर में तथा रक्त में प्रवाहित होने वाली रासायनिक तत्वों पर निर्भर करती है। वो ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोन चेंजेज होते हैं, उनके कारण से व्यक्ति के अंदर काम इच्छा की उत्पत्ति होती है। तो इसके कारण से ये जैविक अभिप्रेरक है। इनको यौन हार्मोन कहते हैं। यौन हार्मोन ही काम अभिप्रेरक को उत्पन्न होने के कारण है। कुछ शरीर क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यौन हार्मोन के कारण काम अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। हाइपोथैलेमस का वह भाग जो इससे संबंधित है उसे प्री ऑप्टिक क्षेत्र कहते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना। यौन अभिप्रेरक से संबंधित हाइपोथैलेमस के भाग को क्या कहते हैं? प्री ऑप्टिक क्षेत्र, प्री ऑप्टिक फील्ड कहते हैं। अपने दिमाग का वो हिस्सा जो यौन अभिप्रेरक से संबंधित है उसको प्री ऑप्टिक क्षेत्र कहते हैं। पिट्यूटराइन और एड्रिनलिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये सहायक ग्रंथियां होती हैं इस अभिप्रेरक को उत्पन्न करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए। सिगमंड फ्रायड ने यौन अभिप्रेरक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, ये आप जानते ही हैं। सिगमंड फ्रायड को अपन पर्सनालिटी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक डिटेल में पढ़ा नहीं है। नींद जो चौथा आता है, चौथा महत्वपूर्ण जैविक अभिप्रेरक है, उसको कहते हैं नींद। देखिए, नींद है, उसको अंग्रेजी में स्लीप कहते हैं। नींद व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण जन्मजात अभिप्रेरक है। जन्म के समय से ही व्यक्ति के अंदर ये होता है। क्लिंटन मैन ने इसके ऊपर अध्ययन किया था। ये मनोवैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया था। नींद मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, तीव्र आंख गतिक नींद और अतीव्र आंख गतिक नींद। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, इसको रैम स्लिप कहते हैं। रैम स्लिप, इसको एन रैम स्लिप, नॉन रैम स्लिप कहते हैं। अतीव्र आंख गतिक नींद, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। अब सबसे पहले देखते हैं तीव्र आंख गतिक नींद क्या होती है। इस नींद में व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है और वह प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देखता है। इसके अंदर क्या आते रहते हैं? स्वप्न आते रहते हैं, गहरी नींद नहीं आती। इस तरह की नींद में व्यक्ति आधा सोता है और आधा जागता है तथा नेत्र के गोलक में तीव्र गति, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग सोए रहते हैं लेकिन उनकी आंखों के अंदर आंखें चलती रहती हैं, आंखें बंद हैं लेकिन उनके जो गोले हैं वो घूमते रहते हैं आंखों के। सामान्यतः नींद का 20% हिस्सा ऐसा होता है। इसको स्वप्न नींद, ड्रीम स्लिप भी कहते हैं। इस नींद की दो विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनको मोस्ट लगा लेना। उम्र बीतने के साथ इस प्रकार की नींद में व्यक्ति कम आती रहती है, अर्थात सपने बचपन में, किशोरावस्था में ज़्यादा आते हैं और वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ऐसी नींद कम होती है। बच्चों की कुल नींद का 50% हिस्सा इस प्रकार की नींद का होता है। वयस्कों में ये 20% होता है। बच्चों में ज़्यादा होता है, 50% नींद ऐसी होती है, लेकिन बड़ों में कितनी होती है? 20%। यह केवल स्तनपायी प्राणियों में होता है। इसको मोस्ट लगा लेना। दूसरी विशेषता, रैम स्लिप केवल स्तनपाइयों में पाई जाती है। अतीव्र आंख गतिक नींद, इसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। इस प्रकार की नींद में व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तथा व्यक्ति की संवेदी प्रक्रियाएं बहुत धीमी हो जाती हैं। संवेदी प्रक्रियाओं का मतलब होता है सेंसरी रिएक्शंस। इस तरह की नींद में श्वसन गति धीमी हो जाती है, हृदय गति भी धीमी हो जाती है और रक्तचाप में कमी हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है व्यक्ति के अंदर, जबकि स्वप्न वाली नींद के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत तेज रहता है। इसमें सारी की सारी क्रियाएं तीव्र आंख गतिक नींद से विपरीत होती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, तीव्र आंख गतिक नींद के विपरीत हो जाती है, ऊपर वाली से विपरीत होती है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, अर्थात व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर अतीव्र आंख गतिक नींद, इस तरह की जो नींद है, बिल्कुल गहरी नींद है, वो ज़्यादा आने लग जाती है। अतीव्र आंख गतिक नींद मनुष्य को अधिक शारीरिक रिफ्रेशमेंट, जब आप इस तरह की गहरी नींद में सोते हैं तो आपके अंदर रिफ्रेशमेंट अच्छा होता है,
गहरी नींद के कारण से। बिल्कुल आप ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल अच्छे से नींद आई है, बिल्कुल शरीर बिल्कुल अच्छा हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे बहता है और उसके कारण से थकान नहीं होती सोते टाइम। अब आते हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक। यहाँ से मोस्ट प्रश्न ज्यादातर यहीं से आएंगे, जो उपलब्धि अभिप्रेरक है उसमें से ज्यादा आएंगे, याद रखना। तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक होता क्या, पहले ये देखते हैं। साइकोसोशल मोटिव्स। मनोसामाजिक अभिप्रेरक को अर्जित अभिप्रेरक भी कहते हैं। ये जन्म से मौजूद नहीं होते परंतु व्यक्ति के अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इनको अर्जित करता है। अर्थात जन्म से मौजूद न होकर व्यक्ति करता है इसको अर्जित। ये ऐसे अभिप्रेरक हैं जिनके बिना व्यक्ति जैविक रूप से तो जिंदा रह सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से वो जिंदा रहना उसका संभव नहीं होता। ये अभिप्रेरक इतने तीव्र अभिप्रेरक क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है समाज में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये अभिप्रेरक मुख्य रूप से वातावरण एवं मनुष्य की वातावरण के साथ क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से 5 महत्वपूर्ण अभिप्रेरक हैं जो मनोसामाजिक माने जाते हैं। संबंध अभिप्रेरक जिसको एफिलिएशन मोटिव कहते हैं, शक्ति अभिप्रेरक जिसको पावर मोटिव कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक जिसको अचीवमेंट मोटिव कहते हैं, जिज्ञासा अन्वेषण अभिप्रेरक जिसको क्यूरोसिटी और एक्सप्लोरेशन मोटिव कहते हैं, आत्मसिद्धि अभिप्रेरक जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव कहते हैं। इनको मोस्ट लगा लेना सारे के सारे। संबंधन, शक्ति, उपलब्धि, जिज्ञासा और आत्मसिद्धि, ये सारे के सारे मोस्ट हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है संबंधन अभिप्रेरक। संबंध एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से जुड़े रहना चाहता है। अब आप भी किसी ना किसी व्यक्ति से जुड़े रहना, चाहे से एक ही दोस्त हो लेकिन होता जरूर है। आप बहुत सारे व्यक्तियों से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, वो अलग चीज है। शायद ही कोई वह ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अकेला रहना चाहता है। मनुष्य अधिकतर ऐसे लोगों के समूह में रहना पसंद करते हैं जिनमें उन समानताएं देखने को मिलती है। जैसे आपकी तरह के लड़के हैं, उनके साथ आप रहना पसंद करते हैं। समूह निर्माण करना तथा सामूहिकता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्य अधिकतर दूसरों के निकट पहुंचने तथा उनकी सहायता प्राप्त करने तथा समूह का सदस्य बनने का प्रयास करते रहते हैं। सबके सब मनुष्य यही रहते हैं कि दूसरे के पास जाना पसंद करते हैं। अब देखिए संबंध क्या होता है, इसको वेरी मोस्ट लगा लेना, ये बहुत ही मोस्ट है। दूसरों को चाहना तथा भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंध कहते हैं। संबंध होता क्या है? दूसरों को चाहना और भौतिक, फिजिकल और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल रूप से किसी के निकट आने की जो चाह होती है व्यक्ति में, उसे संबंध कहते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा निहित रहती है। संबंध की आवश्यकता उत्पन्न कब होती है? देखिए, संबंध की आवश्यकता 2 स्थितियों में उत्पन्न होती है। नंबर 1, जब लोग अपने आप को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेसनेस आ जाती है। भाई उसकी हेल्पलेसनेस की जो पोजीशन होती है, असहाय जो व्यक्ति होता है या खतरा अनुभव करता है, तो उसको संबंध की आवश्यकता होती है। व्यक्ति उस समय भी संबंध की आवश्यकता महसूस करते हैं जब वे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप जॉयफुल होते हैं तो उस फीलिंग को किससे एक्सप्रेस करेंगे? अकेले तो नहीं मना सकते, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी संबंध की आवश्यकता होती है। उन व्यक्तियों के बीच जो अपने हैं उनके बीच खुशी का इजहार करने के लिए भी संबंध की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको मोस्ट लगा लेना। जिन व्यक्तियों में यह अभिप्रेरक प्रबल होता है वे दूसरे के साथ रहते हैं तथा दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाते हैं। कारपेंटर और स्काल्प्टर ने इस पर कार्य किया था, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों के नाम है। दूसरा आता है शक्ति अभिप्रेरक, पावर मोटिव्स जिसको बोलते हैं। शक्ति अभिप्रेरक सामाजिक प्रकार का अभिप्रेरक है, दूसरों के संवेग या व्यवहार पर, इसको मोस्ट लगा लेना। शक्ति अभिप्रेरक होता क्या है? दूसरे के इमोशंस पर या व्यवहार पर चेतन तथा अचेतन रूप से इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता कहा जाता है। सामाजिक सत्ता क्या होती है? दूसरे के संवेग तथा व्यवहार के ऊपर चेतन और अचेतन रूप से मनमाफिक अपन प्रभाव उत्पन्न कर सके, उसे सामाजिक सत्ता कहते हैं। शक्ति अभिप्रेरक विभिन्न लक्ष्य होते हैं। शक्ति अभिप्रेरक के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? दूसरों पर प्रभाव उत्पन्न करना, दूसरों को नियंत्रित करना,
सम्मत करना, सबमत की जगह आप लिखना सम्मत करना, इस तरह से सम्मत। सम्मत का मतलब उनको हामी भरवाना, उनको संतुष्ट करना, उनको मनाना कि आप जो आपका मत है उस मत के अंदर आओ, कह दे कि ठीक है आप ऐसे कर लो। नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, दूसरों को मोहित कर लेना। मोहित करना का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति को आप मोहित कर लेते हैं तो उससे मनमाफिक काम करवा सकते हैं, सम्मोहित कर लेना। दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा रखना। शक्ति अभिप्रेरक क्या करता है? दूसरों के प्रति अपनी प्रतिष्ठा को दूसरों से ज्यादा ऊंचा रखवाता है। जिनमें शक्ति अभिप्रेरक होता है, अधिक होता है, उनकी वे इस अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति निम्न रूप से करते हैं। अब यहां से प्रश्न बनेगा आपका रीट का। किसी बालक के अंदर शक्ति अभिप्रेरक ज्यादा है तो वो निम्न में से किस तरह की एक्टिविटी दिखाएगा? तो ये प्रश्न आ जाएगा, याद रखना, इसको मोस्ट लगा लेना और रीट 2021 के लिए। ये मुख्य रूप से खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। निम्न सामाजिक स्तर के लोग अर्थात गरीब लोगों के प्रति ये ज्यादा आवेगशील होते हैं और आक्रमणशील होते हैं, अर्थात गरीब व्यक्तियों को दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग, जिनके अंदर शक्ति अभिप्रेरक ज्यादा होता है, जिन बच्चों के अंदर या जिन व्यक्तियों के अंदर। ये ऐसे संस्थान में पद ग्रहण करना चाहते हैं जहां से वे आसानी से दूसरों पर नियंत्रण कर सके। किसी भी जगह पे वो ऐसी नौकरी करना पसंद करेंगे जहां से सबका सब कंट्रोल हो जाए, दूसरे उनका कहना माने। ये अनेक प्रकार की सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरे लोगों को जब उनके घर आए तो उनको देखकर उनकी श्रेष्ठता का आभास हो। अपने अंदर ऐसी ऐसी चीजें, से आपने देखा हो बहुत से लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए, पावर मोटिव उनके अंदर होता है। सीधी सीधे लफ्जों में बोल रहा हूं। पांचवी विशेषता, खासकर ऐसे व्यापार जैसे व्यापार के अंदर या फिर शिक्षण, ऐसे पेशों के अंदर जाना पसंद करते हैं जिनसे उनको अधिक लोगों को नियंत्रण हासिल हो सके, अर्थात वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल करने वाले पेशे से जुड़ना पसंद करते हैं। ये राजनीतिक दलों इत्यादि के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं, ग्रुप्स के प्रति, संघ के प्रति, इनके प्रति ज्यादा ये आकर्षण अनुभव करते हैं। ये अधिकतर अनुशासित रहना तथा कम लोगों से संबंध रखना पसंद करते हैं। ये कम लोगों से संबंध रखना पसंद करते हैं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि कम लोगों को नियंत्रित करना अधिक आसान होता है। ये जो भी लोग हैं उन लोगों को नियंत्रित करना पसंद करते हैं, अर्थात वो उसके कंट्रोल में हो, इसलिए ये कम लोगों के अंदर क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। डेविड मैक्लीलैंड ने 1975 में शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति के लिए 4 सामान्य तरीके बताए। अर्थात आप बालकों का कैसा पता लगाओगे कि उनके अंदर शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति है? तो ये 4 चीज होती हैं, इसको मोस्ट लगा लेना। दूसरी चीज है मोस्ट, आज के चैप्टर की दूसरी में सबसे ज्यादा मोस्ट चीज है ये। सबसे पहला, व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए अपने बाहर के स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे खेल के सितारों के बारे में कहानियां पढ़कर या किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होकर। जो व्यक्ति खेल के सितारे, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जैसे बिल गेट्स वगैरह की कहानियां पढ़ते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर शक्ति अभिप्रेरक ज्यादा है। दूसरा, शक्ति का बोध अपने भीतर के स्रोतों के द्वारा भी किया जा सकता है और उनकी अभिव्यक्ति शारीरिक सौष्ठव का निर्माण करके तथा अपने आवेगों तथा अंतःकर प्रेरणाओं को नियंत्रण करके की जा सकती है। वे बालक जो शारीरिक सौष्ठव अर्थात जिम वगैरह में जाते हैं उनके अंदर भी शारीरिक जो शक्ति अभिप्रेरक वो ज्यादा होता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं कुल मिला के। तीसरा, व्यक्ति कुछ कार्य व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों को प्रभाव डालने के लिए करता है, जैसे कोई व्यक्ति बहस करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसलिए प्रतियोगिता करता है कि उससे प्रभावित कर सके। जैसे कोई कहे, बात बात पर कोई कहता है ले शर्त लगा, तो ये व्यक्ति होता है उसके अंदर शक्ति अभिप्रेरक ज्यादा होता है। नंबर 3 चीज। और नंबर 4 चीज उन्होंने बताई मैक्लीलैंड ने, कि व्यक्ति किसी संगठन के सदस्य के रूप में दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए भी कार्य करता है, जैसे कि किसी राजनीतिक दल का नेता बनने के लिए,
राजनीतिक दल के तंत्र का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये आदमी क्या होते हैं, शक्ति अभिप्रेरक जिनमें ज्यादा होता है वे किसी न किसी संगठन के अंदर चले जाते हैं, वहां से फिर वो राजनीतिक दल के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से दूसरों के ऊपर नियंत्रण और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो मैक्क्लेलैंड ने ये 4 चीजें बताई थी महत्वपूर्ण। इनमें से कई तरीके किसी व्यक्ति की शक्ति अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति के प्रमुख हो सकता है या उस पर छा सकता है, किंतु इनमें आयु और जीवन के अनुभव के साथ परिवर्तन भी आता है। शक्ति अभिप्रेरक होता है वो आयु के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है वो है उपलब्धि अभिप्रेरक। इसको अचीवमेंट मोटिव कहते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा देना। मैं तो ये कह सकता हूं कि आज की जो क्लास है उसमें से प्रश्न जो आएगा वो 90% तो यहीं से आएगा। इसे अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। इसको उपलब्धि की आवश्यकता या एन अचीवमेंट इस तरह से आएगा, NACH। निम्न में से कौन से अभिप्रेरक को कहेंगे, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को कहेंगे। याद रखना, इसको मोस्ट लगा लेना। श्रेष्ठता के खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा को, मतलब श्रेष्ठता का एक खास स्तर प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसे उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। ये डेफिनेशन है उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। किसी विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी से प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा में बेहतर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन दोनों प्रकार के विद्यार्थी जो हाई लेवल की, जैसे MA B.Ed करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं, उनके अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर ज़्यादा होता है। या जो ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं उनके अंदर भी अचीवमेंट, जो आपका मोटिवेशन है वो ज़्यादा होता है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। कौन कौन से विद्यार्थी हैं उनकी विशेषताएं। उत्कृष्टता के मानदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता, दूसरी डेफिनेशन ये है उसकी। उत्कृष्टता के मानदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, उसे उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता व्यवहार को उत्पन्न व निर्देशन करती है तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। अब देखो, इसको मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा होती है वो परिस्थितियों के प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा करती है। परिस्थितियों का प्रत्यक्षण का मतलब परसेप्शन। जैसे भारत पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, तो आपकी मम्मी को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको मतलब है, क्योंकि समान परिस्थिति का प्रत्यक्षण है, परसेप्शन है, वो आप अलग तरीके से ले रहे हैं। तो उपलब्धि पर अभिप्रेरणा होती है, उसके अंदर परिस्थितियों का प्रत्यक्षण अलग प्रकार से होता है। सामाजिक विकास के शुरू के वर्षों में उपलब्धि अभिप्रेरणा को माता पिता, भूमिका प्रतिरूप और सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से अर्जित करते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट लगा लेना। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा के बच्चों के अंदर उपलब्धि अभिप्रेरणा किन किन व्यक्तियों के द्वारा होती है, कौन कौन उसको प्रभावित करते हैं। शुरुआती जो बालक होते हैं वो अपने माता पिता की तरह वाले बनना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर का बच्चा टीचर बनना चाहता है। भूमिका प्रतिरूप का मतलब होता है रोल मॉडल। जैसे कोई बच्चा होता है वो विराट कोहली से अगर प्रभावित हो गया, रोल मॉडल बना लिया, तो फिर वो विराट कोहली जैसा ही बनेगा। सांस्कृतिक तथा सामाजिक कारक भी, जैसे बहुत सी जनजातियां या जातियां ऐसी होती हैं जो बच्चों को बहुत आनंदित करती हैं, तो वे उसी तरह का बनना चाहते हैं। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं मोस्ट रूप से बचपन में, वो ये होते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले व्यक्ति या बालक ऐसे कृत्य को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर के हों। इसको भी मोस्ट लगा लेना भाई। उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले बालक किस प्रकार की कठिनाई के स्तर के कार्यों को वरीयता देते हैं? मध्यम कठिनाई। लो वाले भी नहीं देते और हाई वाले भी नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? हाई वाले क्यों नहीं देते? हाई वाले इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं वो अचीव नहीं कर सकता। तो अचीव नहीं कर सकता तो फिर वो उपलब्ध तो नहीं हो पाएगा, तो मेरी उपलब्धि होगी नहीं। इसलिए ये व्यक्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले मध्यम कठिनाई स्तर वाले और चुनौतीपूर्ण, ऐसा नहीं है जो आसानी से मिल जाए। लो वाला तो आसानी से मिल जाएगा, आप फर्स्ट डिवीजन तो आ जाएंगे, लेकिन 80% बनाना मुश्किल है। तो 80% जो बनाने की कोशिश करता है बालक, वो बालक उपलब्धि अभिप्रेरणा उसमें ज़्यादा होती है। उनमें उनके निष्पादन के संबंध में जानकारी तथा पुनर्भरण प्राप्त करने की इच्छा सामान्यतः अधिक रहती है।
अर्थात उनको ज्ञात रहता है कि उनका निष्पादन किस तरह से किया जाए। निष्पादन का मतलब वो परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं अपनी को, कि मैं क्या कर रहा हूँ। अर्थात वे बालक अपनी परसेंटेज को दूसरे के साथ कंपेयर करना पसंद करेंगे। सामान्य शब्द भी बताता जा रहा हूँ, नोट्स में ये चीज़ नहीं मिलेगी, वैसे बता रहा हूँ। वे अपने निष्पादन का परीक्षण करना भी पसंद करते हैं, अपना टेस्ट भी देखना पसंद करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले बालक सामान्यतः मेहनती होते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले बालक की विशेषताएं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। सामान्यतः वे मेहनती होते हैं, वो नियमित प्रयासरत होते हैं, अर्थात रेगुलर स्टडी करते हैं। अधिक आकांक्षा स्तर वाले होते हैं, उनकी आकांक्षा का स्तर होता है वो ज़्यादा होता है। श्रेष्ठता की उनके अंदर भावना होती है। वे प्रतिस्पर्धी होते हैं। वे चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले और सफलता के प्रति चिंतित रहने वाले होते हैं, अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले बालकों की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट आता है जिज्ञासा एवं अन्वेषण। चौथा महत्वपूर्ण मनोसामाजिक अभिप्रेरक है, वो है जिज्ञासा एवं अन्वेषण। इसको क्यूरोसिटी कहते हैं, अन्वेषण को रिसर्च भी बोलते हैं कभी कभी। अब देखिए ये है क्या, आपने कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन वो करते रहते हैं, किंतु वे ऐसे कार्यों का बहुत आनंद लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही कुछ कार्य करते रहते हैं, तो वो क्यों करते रहते हैं? उनके अंदर जिज्ञासा रहती है। कुछ विशिष्ट पहचाने जाने वाले लक्ष्य के बिना कार्य करना एक अभिप्रेरणात्मक प्रवृत्ति होती है। ये भी ऐसे ही नहीं होता है, ये एक मोटिवेशन होता है। अधिकांशतः वैज्ञानिक और अन्वेषणकर्ता इसी प्रकार के नए नए अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा पहाड़ियों पर जाते हैं। पहाड़ियों का मतलब क्या हुआ? माउंटेनियरिंग करते हैं, उनको इस तरह के क्रियाकलाप करना पसंद होता है। जैसे कुछ लोग लद्दाख घूमने जाते हैं, कुछ लोग समुद्रों के अंदर गोताखोरी करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये नए अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं वे व्यक्ति नई सूचनाएं प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नई नई जगह पे जाके नई इंफॉर्मेशन उनको मिलती है तो उनको मज़ा आता है। जिज्ञासा अभिप्रेरक वाले व्यक्ति का व्यवहार क्रियाकलापों में व्यस्त रहने वाला आता है। अर्थात वे बच्चे जो अपने अंदर मशगूल रहते हैं, अपने ही अंदर मशगूल रहते हैं और कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते हैं, तो उनमें जिज्ञासा अभिप्रेरणा होती है। जिज्ञासापूर्ण व्यवहार न केवल मानव में ही परिलक्षित नहीं होता, बल्कि पशुओं में भी इसके व्यवहार, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए तो केवल व्यक्तियों के अंदर ही जिज्ञासा नहीं होती है, पशु पक्षियों के अंदर भी जिज्ञासा होती है। वो भी कुछ नया चीज जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जिज्ञासा एवं संवेदी उद्दीपक की आवश्यकता के कारण परिवेश का अन्वेषण करने के प्रचलित होते हैं। संवेदी उद्दीपन की आवश्यकता अर्थात सेंसरी जो स्टिमुलेशन होता है अपने अंदर, जैसे ठंड, धूप, मीठा लगना, तो ये अपने सेंसरी स्टिमुलेशन हो गए। इसके कारण से व्यक्ति परिवेश में कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। सेंसरी उद्दीपन के कारण विभिन्न प्रकार के संवेदी उत्पीड़न होते हैं, उनकी आवश्यकता जिज्ञासा से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। इसको मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सी चीज होती है जो कि जिज्ञासा को उत्पन्न कर देती है? सेंसरी जो स्टिमुलेशन होता है वो, यह मूल अभिप्रेरक है तथा अन्वेषण तथा जिज्ञासा उसकी अभिव्यक्ति है। ये मूल अभिप्रेरक होता है भाई जिज्ञासा। जिज्ञासा मूल प्रवृत्तियों में पढ़ाया हुआ आपको याद होगा। हमारे आसपास की वस्तुओं के प्रति हमारा अज्ञान अपने आसपास के संसार का अन्वेषण करने के लिए प्रबल अभिप्रेरक का कार्य करता है। बहुत सी चीज़ों को अपन जानते नहीं है। अज्ञान का मतलब होता है नहीं जानना। तो नहीं जानना अच्छी चीज़ है, किसके लिए? जिज्ञासा के लिए। तो जिज्ञासा उत्पन्न करके और उनका अपन देखना चाहते कि कैसे होता है, तो वो जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं। बारंबार होने वाले अनुभव से हम ऊब जाते हैं और कुछ नया ढूंढते हैं। शिशुओं तथा छोटे बच्चों में यह अभिप्रेरक अत्यंत प्रबल होता है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक शिशुओं के अंदर सामान्यतः अधिक पाया जाता है या प्रबल पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा अभिप्रेरक। उन्हें अन्वेषण करने की स्वतंत्रता संतोष प्रदान करती है। उनको अगर छूट मिल जाए तो वो मजे में रहते हैं। बच्चे जब कुछ नया प्राप्त करते हैं तो सामान्यतः बलबलाते हैं या मुस्कुराहट से उसे प्रकट करते हैं। अपना कोई अचीवमेंट होता है उसको मुस्कुराहट से प्रकट करते हैं। जब बच्चों को अन्वेषण से
हतोत्साहित किया जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना और रोने लग जाते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।